वेलकम टू सीपी क्लासेस। तो आज डिस्कस करेंगे यूपी पीसीएस 2025 प्रीलिम्स के नेक्स्ट सेट ऑफ 5 क्वेश्चंस। तो डेली रिवीजन आपकी बढ़ती रहनी चाहिए, होती रहनी चाहिए, क्योंकि लेटर हाफ में जब आपका पेपर होगा अब यूल रियलाइज कि आपका ऑलमोस्ट ये रिवीजन के लिए एक तरह से मैराथन की तरह आपका ये हो जाएगा, तो आप इजीली रिवाइज कर पाओगे 2025 का पेपर, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आज का क्या है कि बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन कि फजल अली कमीशन में कौन से मेंबर्स थे। तो 3 मेंबर्स थे फजल अली कमीशन के अंदर। फजल अली कमीशन जो है इसको इस्टेब्लिश क्यों किया गया था? क्योंकि स्टेट्स को रिऑर्गेनाइज किया जाना था, ठीक है, स्टेट्स को रिऑर्गेनाइज किया जाना था। तो जब अब हमारी, आपको ये पता होगा कि जब इंडिपेंडेंस होनी थी उसके बाद इस चीज़ को तो पक्का ही पक्का आइडेंटिफाई कर लिया गया था कि जो स्टेट्स की रिऑर्गेनाइजेशन होगी वो लैंग्वेज के बेसिस पे तो नहीं होने वाली, ठीक है। तो जो अब हमने स्टेट्स इनिशियली बनाई थी उसके अंदर अब प्रॉब्लम यहाँ पे क्या आ रही थी, इवन कि जैसे अगर आप गुजरात एंड महाराष्ट्र की बात करो, क्योंकि मुंबई एंड गुजरात की बात करो, दे वर ऑल टुगेदर अ सिंगल स्टेट, एग्जाम्पल दे रही हूँ, या इवन हिमाचल हरियाणा पंजाब की भी अगर आप बात करो, तो 3 डिफरेंट तरह के ऐसी जो लैंग्वेजेस है, अब बीच में, अब टॉप पे हमारे पास हिमाचल आता है, बीच में यहाँ पर पंजाब आता है एंड समवॉट हियर हरियाणा आ जाता है ना। तो अब यहाँ पर पंजाबी स्पीकिंग एरिया के बीच में 2 हिंदी स्पीकिंग जो स्टेट्स हैं वो फंस गई थी, है ना। तो अब सबसे पहले जो आंध्र प्रदेश के अंदर ये मुद्दा उठाया गया, क्योंकि उनको यहाँ पर इनिशियली ये प्रॉमिस किया गया था कि लैंग्वेज के बेसिस पे ही उनको एक रिकॉग्नाइज करके एक पर्टिकुलर स्टेट का नाम दिया जाएगा, है ना। तो अब उस चीज़ पर सरकार उसको डिले करती जा रही थी। तो अब आप देखोगे कि श्रीमला पोथू की नाम स्पेसिफिकली हम पढ़ते हैं, ठीक है, जिनकी डेथ भी हो गई थी अंडर दिस रिऑर्गेनाइजेशन जो कि की जानी थी, है ना। उन्होंने फास्टिंग अनटू डेथ की थी, जिसके बाद ये मुहिम जो है और ज़्यादा बढ़ गई थी। एंड फाइनली सरकार बोलती है कि चलो हम फजल अली कमीशन बना रहे हैं। फजल अली कमीशन के बेसिस पे क्या होगा फाइनली कि जो भी इस कमीशन की रिपोर्ट होगी उसके अकॉर्डिंगली हम स्टेट्स है उसको डिवाइड कर देंगे, है ना। तो फाइनली अब फजल अली कमीशन जो है इसके अंदर 3 लोग थे। एक तो थे KM पनिकर, देन HN कुंजरू एंड फजल अली खुद से जो कि चेयरमैन थे, ठीक है। 3 लोगों की जो टीम है इन्होंने फजल अली कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट किया था एंड फाइनली रिपोर्ट दी थी। एंड दे ऑल्सो गेव द आइडिया कि स्टेट्स की रिऑर्गेनाइजेशन लैंग्वेज के बेसिस पे ही होनी चाहिए एंड की जानी चाहिए। एंड आंध्र प्रदेश जो है वॉज द फर्स्ट ऐसी स्टेट जिसको अब इंस्टीट्यूट किया गया था, कैसे, बेस्ड ऑन लैंग्वेज। उसके बाद जो है धीरे धीरे करके बाकी स्टेट जो है बेस्ड ऑन लैंग्वेज यहाँ पर सेपरेट की जानी शुरू की गई, है ना। तो अब हमारे पास करेक्ट आंसर 2 and 4 बनता है। 2 and 4 इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। देन कंसिडर द फॉलोइंग एंड अरेंज देम इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो ये आपकी बहुत सारी स्कीम्स हैं सरकार की, ठीक है। तो अब इसके अंदर ना थोड़ा सा लॉजिक, अगर आपको, वैसे ऑब्वियस ही बात है कि किसी को ये जो टाइम पीरियड है वो याद नहीं होता, वैसे तो आप क्वेश्चन इसको छोड़ सकते थे, पर चलो अगर इसको यहाँ पर अगर हम इम्प्लीमेंट करने की भी बात करें तो यू कैन से कि जो हम जवाहरलाल नेहरू अर्बन रूरल रिन्यूअल मिशन की बात करते हैं, दिस इज़ द ओल्डेस्ट वन, ठीक है, कि अर्लियर 2000 के अंदर इसको इम्प्लीमेंट किया गया था सबसे पहले, ठीक है। क्योंकि अगर आप जल जीवन मिशन की बात करें तो अभी रिसेंट स्टेज पे आया। नेशनल अर्बन हाउसिंग एंड हैबिटेट पॉलिसी इतना फेमस नहीं है, हमें नहीं पता। देन अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, ये भी हम देख रहे हैं कि सबसे रिसेंट में से कहीं पे है, ठीक है। बट अगर आप देखोगे कि अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन की बात करें वो ऑलमोस्ट आप देखोगे कि मिड 2015 के आसपास ये होगा, जब क्योंकि बीजेपी की गवर्नमेंट, एनडीए की गवर्नमेंट पावर के अंदर आती है। देन अगर आप जल जीवन मिशन की बात करो ये सबसे लेटेस्ट है, ठीक है। तो अब यहाँ पे सबसे लेटेस्ट है तो सबसे एंड में आएगा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के हिसाब से, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए या बी में से करेक्ट आंसर हमारा बनना चाहिए था। एंड सबसे इनिशियल फेज में अगर आप देखोगे कि जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन है, ठीक है, तो उसका आंसर यहाँ पे बनने का चांस बहुत ज़्यादा है अगर आप तुक्का लगाना ही चाह रहे थे, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारा 2 के अकॉर्डिंगली 2 या 4 ही हमारे पास टॉप पे आता, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑटोमेटिकली क्या बन जाता, ऑप्शन नंबर ए। बट अब चलो इन डिटेल समझते हैं चीज़ों को। तो जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूएबल मिशन, जिसको हम JNNURM के नाम से भी जानते हैं, 2005 के अंदर लॉन्च किया गया था टिल 2014, मतलब लास्ट टर्म यू कैन से कि जो कांग्रेस का यहाँ पर रहा, दैट वुड देम बीइंग इन पावर, है ना। तो अभी दिसंबर 2005 के अंदर था। सिटीज़ को मॉडर्नाइज करने की बात की जा रही है। इवन आई डोंट नो, मतलब मैं अपनी स्टोरी बता रही हूँ यहाँ पर, जब भी मैं दिल्ली विजिट करती थी कि इवन के अर्ली 2000s के अंदर तो जितनी भी हमारे पास लोकल बसेज होती थी, ट्रांसपोर्ट्स होती थी, वहाँ पे JNNURM ही लिखा होता था, जिस वजह से मुझे ये आइडिया थोड़ा सा लगा, ठीक है। तो वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, ट्रांसपोर्टेशन, अर्बन प्लानिंग, स्लब रीडेवलपमेंट, ये सब की यहाँ पर बात की जा रही है। तो ये अर्बन रिफॉर्म प्रोग्राम्स में सबसे पहला था एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट था एंड 2015 के अंदर इसको बंद कर दिया गया, ठीक है। देन उसके बाद नेशनल अर्बन हाउसिंग पॉलिसी आती है, हाउसिंग एंड हैबिटेट पॉलिसी 2007 के अंदर सरकार के द्वारा लॉन्च की जाती है अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन के लिए, अफोर्डेबल हाउसिंग फॉर ऑल स्पेसिफिकली एंड सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। तो अब हाउसिंग पॉलिसीज के लिए फ्रेमवर्क इसके द्वारा बनाया गया। देन उसके बाद हमारे पास अमृत आता है, जिसको हम अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। 2015 के अंदर वन ऑफ द इनिशियल जो स्कीम्स है वो सरकार के द्वारा लॉन्च की गई बाय द बीजेपी गवर्नमेंट व्हेन दे केम इनटू पावर
पावर। तो अटल मिशन जो है, अब आप देखोगे कि कांग्रेस के टाइम पे जनरली आइदर जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी, ठीक है, इवन इंदिरा गांधी ऑल्सो, इवन राजीव गांधी ऑल्सो, ये 4 ऐसे प्राइम मिनिस्टर्स हैं जिनके नाम पे प्रॉपर हमारे प्रोग्राम्स एंड मिशंस लॉन्च होते थे। एंड बीजेपी केम इनटू पावर तो अटल बिहारी वाजपेयी जी को प्रमोट करना यहाँ पर शुरू कर दिया गया, है ना। तो वन ऑफ द इनिशियल उनकी तरफ से ये लॉन्च किया गया। तो साल 2015 के अंदर, क्योंकि 2014 के अंदर गवर्नमेंट पावर में आती है, 2015 में से लॉन्च किया गया। एंड जल जीवन मिशन जो है 2019 में लॉन्च किया गया। एंड फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शंस के लिए बाय 2024 अगर आप देखो ये प्रोवाइड की जाने की बात की जा रही थी। एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, सस्टेनेबिलिटी, ग्रे वाटर मैनेजमेंट एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इसका हिस्सा है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। देन विद रेफरेंस टू अर्थवॉर्म्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। देन अर्थवॉर्म जो है इंप्रूव करते हैं सॉइल की फर्टिलिटी एंड हम इसको फार्मर्स फ्रेंड्स भी बोलते हैं। दिस इज वेरी कॉमन, क्योंकि द पूप ऑफ द अर्थवॉर्म्स जनरली अगर आप देखो तो वो किस तरीके से होते हैं कि वो सॉइल को अब सिंपलेस्ट फॉर्म में कर देते हैं एंड वो फर्टाइल सॉइल बनाते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट इन एनी केस हमें पता है करेक्ट है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी तो यहाँ पर नहीं बन सकता, या तो आपका ऑप्शन नंबर ए भी यहाँ पर नहीं बन सकता, ठीक है। ओनली 2 भी करेक्ट नहीं होगा, ठीक है, और ऑब्वियस सी बात है ऑप्शन नंबर बी भी गलत नहीं होगा, गलत होगा, ठीक है। या तो ऑप्शन सी आएगा या ऑप्शन नंबर डी आएगा। दूसरा है अर्थवॉर्म्स हैव 2 पेयर्स ऑफ हार्ट्स। तो अब ये बिल्कुल स्टेटमेंट ऐसी है, या तो आपको इधर पिन पॉइंट पता होगा, ठीक है, अदरवाइज नहीं। तो वैसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट थी, 2 नहीं 5 पेयर्स ऑफ हार्ट्स होते हैं इनके पास, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट हो जाती है। तो ऑब्वियसली बात है ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर बनता है। आई होप आपको इस वक्त मैं क्या ही समझाऊं, ठीक है। एओर्टिक आर्चेस ऑफ्टन कॉल्ड हार्ट्स, ठीक है। एओर्टिक आर्चेस बोलते हैं अर्थवॉर्म के जो हार्ट को, 5 पेयर्स होते हैं उनके एंड दे डू नॉट हैव 2 पेयर्स। तो ये ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर बनता है। एंड अर्थवॉर्म्स जो है सॉइल फर्टिलिटी को कैसे बढ़ाते हैं, बरोइंग, ठीक है, बरो बनाते हैं वो पहले तो, ठीक है। इससे एरेशन हो जाती है सॉइल की, हवा आ जाती है सॉइल, क्योंकि अगर आप देखोगे कि अगर आपने पॉट्स में इवन क्यारियां भी घर पे हैं तो वहाँ पे उसकी गुड़ाई करते हो ना थोड़ा थोड़ा टाइम बाद, ताकि एयर जो है उसका सर्कुलेशन रूट्स तक डायरेक्टली भी पहुंच पाए। वही सेम चीज़ यहाँ पर अर्थवॉर्म्स करते हैं। दूसरा है कास्टिंग। तो कास्टिंग से क्या हो रहा है, न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी बढ़ती है, ठीक है। कास्टिंग क्या होता है, जब फीसेस जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तीसरा है ब्रेकिंग डाउन ऑर्गेनिक मैटर्स इनटू ह्यूमस, ठीक है। कास्टिंग के थ्रू ही अगर आप देखोगे तो हमारे पास जो ऑर्गेनिक मैटर है उसके ऊपर ये फीड करते हैं, उसके बाद जो इनकी पूप होती है, ठीक है, तो वो ह्यूमस होती है, ह्यूमस जिसको हम बोलते हैं, ह्यूमस बोलते हो जैसे भी, ठीक है। इस वजह से फार्मर्स फ्रेंड इनको बोला जाता है, क्योंकि नेचुरली मैन्योर की प्रेपरेशन जो है वो इस वजह से होती है। देन अरेंज द फॉलोइंग सेंट्स इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है आपके लिए, ठीक है। नानक, चैतन्य महाप्रभु, नामदेव एंड कबीर। यहाँ पे आपको प्रॉब्लम आएगी कबीर एंड गुरु नानक देव जी में, ठीक है, संत कबीर और गुरु नानक देव जी में, क्योंकि ऑलमोस्ट ये एक दूसरे के कंटेम्प्रेरी थे, ठीक है। अदरवाइज अगर आप चैतन्य महाप्रभु की बात करो, ठीक है, चैतन्य महाप्रभु बिल्कुल रिसेंट हैं, क्यों, क्योंकि इस्कॉन की स्थापना इनकी वजह से ही हो पाई थी, ठीक है। बट हमें क्या करना है, करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर यहाँ पर देखना है। एंड नामदेव जी की जब हम बात कर रहे हैं तो वो गुरु नानक देव जी और संत कबीर दोनों के ही एक तरह से टीचर या सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑब्वियस ही बातें निकाल लिया सेकंड एंड थर्ड की वजह से, ताकि हमें अगर नानक एंड कबीर के बारे में नहीं भी पता तो भी हम आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले 3 आना चाहिए, सबसे एंड में 2 आना चाहिए। तो हमारे पास ये ऑप्शन नंबर सी ही बनता है, ठीक है, चाहे आप गुरु नानक एंड संत कबीर के बीच में कंफ्यूज भी हो रहे हो तो भी। तो अब इन डिटेल चलो समझ लेते हैं चीज़ों को। नामदेव जी जो है भक्ति सेंट, महाराष्ट्र से, देन वरकारी ट्रेडिशन से जुड़े हुए थे। अब किसको, विट्ठल, जो भगवान विट्ठल है उनको ये पूजते थे। एंड सिंपल मराठी फॉर कॉमन पीपल, जिस वजह से लोग इनसे अट्रैक्ट हो सके, ठीक है। एंड प्योर लव, सरेंडर, गॉड इन एवरी पर्सन, उसकी बात करते हैं। तो इसी वजह से इन्होंने कंपोज की अभंगास। अभंगास जो है, अब उसका स्पेशलिटी क्या है, गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंदर इसका एक इन्फ्लुएंस नजर आता है, ठीक है, जो इक्वालिटी की यहाँ पे बात करता है, सीइंग गॉड इन एवरीवेयर, ठीक है। ओमनी प्रेजेंस की बात जो है हम सिखिज्म के अंदर देखते हैं, ठीक है। तो ये ट्रैवल की कहाँ से, महाराष्ट्र से नॉर्थ इंडिया की तरफ, कहाँ से, गुरु नानक देव जी की वजह से, संत कबीर की वजह से भी, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट ब्रिज है नॉर्थ इंडिया के बीच में एंड महाराष्ट्र से लेकर, एक इंपॉर्टेंट ब्रिज हमारे नामदेव जी हैं। एंड टाइम पीरियड आप देख लीजिए 1270 से 1350 सेंचुरी के अंदर। देन संत कबीर आते हैं, थोड़ा सा ही डिफरेंस है, आप देखिए 1440 से 1518 सेंचुरी में बनारस में, काशी में पैदा होते हैं मुस्लिम फैमिली के अंदर, ठीक है। एंड उसके बाद ये क्या है, निर्गुण भक्ति के अंदर आ जाते हैं। निर्गुण मतलब रॉ फॉर्म के अंदर, आइडल वर्शिपिंग यहाँ पर नहीं है, ठीक है, डिवोशन टू फॉर्मलेस गॉड। एंड स्ट्रांगली क्रिटिसाइज किया उन्होंने आइडल वर्शिप को एंड कास्टिज्म को, रिचुअलिज्म को। तो कबीर के दोहे बहुत ज्यादा फेमस है ना, उनकी राइटिंग स्टाइल ही उस तरीके से था। देन सिंपल यहाँ पर क्या, साधुकदी या हिंदी, ठीक है, दोहाज एंड सखीज जो है इनकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसी वजह से गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर भी अगर आप देखोगे अगेंस्ट
कबीर के जो बहुत सारे दोहे हैं वो इंक्लूड किए गए हैं। तो कबीर पंथी जो वर्ड है ना, अभी तक वो यहाँ पर चलता आ रहा है। तो अब ये मेजर यहाँ पर फिगर थे जो ब्लेंड कर रहे थे भक्ति को एंड सूफी वैल्यूज को, क्योंकि मुस्लिम फैमिली से थे प्लस भक्ति मूवमेंट का ये पार्ट थे, तो दोनों वैल्यूज को यहाँ पर इनकलकेट कर रहे हैं। प्लस सिखिज्म के अंदर भी इनका जो रोल है वो नजर आता है गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंदर। देन गुरु नानक देव जी ऑलमोस्ट यहाँ पर देखिए कि 1440 है। देन यहाँ पर हमारे पास क्या है 1469, ऑलमोस्ट कंटेम्प्रेरी, ठीक है। तलवंडी साबो में ये पैदा हुए थे, सिख फैमिली, हिंदू फैमिली के अंदर, वैसे फाउंडर ऑफ सिखिज्म, ठीक है। एंड सिख गुरु जो सबसे पहले उन्होंने एक ओमकार, ओमनी प्रेजेंस, एक ही भगवान है ना, इक्वालिटी की बात की, कास्ट सिस्टम को रिजेक्ट किया, ब्लाइंड रिचुअलिज्म, आइडल वर्शिप के अंदर ये भी यहाँ पे फॉलो नहीं करते, रॉ फॉर्म ऑफ एनर्जी को ये भी कर रहे हैं, है ना, प्रमोट। देन नाम जप, किरत करना, वन छकना, ठीक है, ये सारी चीजें इन्होंने यहाँ पर दी, आइडिया दिया, है ना। देन ऑथर किए बहुत सारे हिम्स जो कि गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंदर भी इनकलकेट किए गए हैं। एंड इन्होंने मिशनरी जर्नीज यहाँ पर, जिनको हम उदासीज बोलते हैं, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था शायद, उदासीज आर द वेरियस फेजेस और जर्नीज जो कि गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंदर भी लिखा गया है एंड इवन गुरु नानक देव जी की जो लाइफ स्टोरी है उसके अंदर भी लिखा गया है, ठीक है। तो अक्रॉस उन्होंने कहाँ कहाँ जगह पर ट्रैवल किया, मेजॉरिटी ऑफ इट जहाँ पे अगर आप देखोगे कि मक्का की स्टोरीज उनकी बहुत फेमस है, ठीक है। इंडिया में क्रॉस इंडिया, जैसे हम पटना की भी बात करते हैं, वेरियस अदर रीजन्स में वो गए। देन श्रीलंका उन्होंने ट्रैवल किया, तिब्बत ट्रैवल किया, मक्का किया, बगदाद में भी ट्रैवल किया, जहाँ पे थोड़ा थोड़ा अगर आप अभी भी देखो तो वो कल्चरल एस्पेक्ट देखने को मिलता है। तो उन्होंने नामदेव जी, कबीरदास एंड रविदास जी की जो आप कह सकते हो टीचिंग्स हैं उनको सिख स्क्रिप्चर का एक पार्ट बनाया, ठीक है। तो उन्होंने इस्टेब्लिश की कम्युनिटी इंस्टीट्यूशन जिसके अंदर लंगर एंड संगत एंड पंगत का आइडिया भी इनफैक्ट इंक्लूडेड था, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है। देन चैतन्य महाप्रभु की बात करें, बंगाल के अंदर पैदा हुए थे, गॉड वैष्णविज्म के अंदर, तो वैष्णविज्म को प्रमोट किया, स्पेसिफिकली कृष्ण की ये बातें करते थे, ठीक है। वो खुद लिखते नहीं थे, रिकॉर्ड किया जाता था चैतन्य चरित्र मित्र के अंदर, ठीक है। तो अब चरित्र मृता वैसे स्पेसिफिकली अगर है तो राधा कृष्ण की ये बातें करते थे, प्रेम भक्ति में बेसिकली ये ज़्यादा लीन थे, क्योंकि वैष्णविज्म तो थे ही थे, बट वैष्णविज्म में भी स्पेसिफिकली अगर हम बात करें कृष्ण रूप को ही ज़्यादा आप कह सकते हो प्रमोट करते हैं। तो उन्होंने पुरी को ट्रैवल किया, पुरी में ट्रैवल किया, वृंदावन किया, साउथ इंडिया में यहाँ पर कृष्ण की डिवोशन जो है वो दिखाई, ठीक है। तो अब इनको रिगार्ड किया जाता है फॉलोअर्स के द्वारा एज एन अवतार ऑफ कृष्ण एंड इंस्पायर किया इन्होंने मॉडर्न आइडिया ऑफ इस्कॉन, ठीक है। हरे कृष्णा हरे रामा जो मूवमेंट है हमारे पास उसके अकॉर्डिंगली करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी बनता है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर नॉट अ कोल्ड ओशन करंट, तो ये रट्टा लगाने वाली चीज है, अगेन एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है। देन दैट इज अलुगास करंट, ब्राजील करंट, हम्बोल्ट करंट, कैलिफोर्निया करंट, ठीक है। तो इनमें से कौन से हॉट करंट्स हैं, बेसिकली आपसे पूछा जा रहा है, कोल्ड करंट्स कौन से नहीं है, मतलब हॉट करंट्स या वार्म करंट्स कौन से ऐसे हैं। तो मैं आपको मैप यहाँ पर दिखा देती हूँ। सबसे पहले आपका हम्बोल्ट, जिसको हम पेरू करंट के नाम से भी जाते हैं, तो पेरू के आसपास चिली वाले रीजन के अंदर अगर आप देख रहे हो तो ये क्या है, हमारे पास कोल्ड करंट है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर नहीं हो सकता। देन कैलिफोर्निया करंट, ये भी आपको दिख रहा है कि ब्लू के अंदर है, तो ये हमारा हॉट करंट तो नहीं हो सकता, कोल्ड करंट है हमारा। देन हमारे पास और ऑप्शन क्या था, ब्राजील करंट, दिस इज अ वार्म करंट, तो ब्राजील करंट हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा, ठीक है। देन उसके बाद हमारे पास क्या रह गया, अगुलास करंट जो करंट है, दिस इज योर अगुलास करंट इंडियन ओशन वाले रीजन के अंदर, दिस इज ऑल्सो वार्म करंट, है ना। तो करेक्ट आंसर में हमारे पास ब्राजील करंट एंड अगुलास करंट आता है, तो वो आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंगली क्या बनता है, ठीक है। एंड देन ब्राजील करंट 1 एंड 2 हमारा करेक्ट आंसर है, तो ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है, अगुलास जो करंट है वेस्टर्न बाउंड्री पे कहाँ, साउथ इंडियन ओशन के अंदर आपको दिख रहा है। एंड देन कोस्ट ऑफ अफ्रीका, मोजाम्बिक, साउथ अफ्रीका के अंदर ये ज़्यादातर एक्टिव रहता है। स्ट्रॉन्गेस्ट वेस्टर्न बाउंड्री है करंट की इन द वर्ल्ड, क्योंकि ज़्यादा ये इधर उधर शिफ्ट नहीं होता है। देन अब वार्म सैलाइन वाटर को अब ये लेकर जाता है, कैरी करता है, इससे इन्फ्लुएंस होती है रेनफॉल ओवर द साउथ ईस्टर्न अफ्रीका। अब वार्म करंट जहाँ जाएगा ऑब्वियसली बात है वहाँ पर गर्मी होगी, वार्म करंट जहाँ पर जाएगा, देन वहाँ पर लो प्रेशर एरिया बनता है, वार्म करंट की वजह से आप देखोगे प्रेसिपिटेशन रेट जो है वो भी ज़्यादा होगी, ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा होगी, ठीक है, रेनफॉल के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इससे क्या होता है, अगुलास रिंग्स बनती हैं, ठीक है, जो कि साउथ अटलांटिक एंड ग्लोबल थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन में हेल्पफुल रहती है। थर्मोहेलाइन मतलब गर्मी से होने वाली जितनी भी सर्कुलेशन है, ठीक है, थर्मोहेलाइन जो हमारी सर्कुलेशन है उसको ये मेंटेन करता है। देन ब्राजील करंट, वार्म करंट, वेस्टर्न बाउंड्री कहाँ पे, साउथ अटलांटिक ओशन में। देन अब साउथ वर्ड है कहाँ से, ईस्ट कोस्ट ऑफ ब्राजील, नाम से पता लग रहा है हमें ब्राजील के अंदर है, ऑब्वियस सी बात है। तो ये ओरिजिनेट होता है कहाँ से, साउथ इक्वेटोरियल करंट से। मैं अब आपको मैप दिखाती हूँ यहाँ पर, साउथ इक्वेटोरियल करंट, ब्राजील करंट की हम यहाँ पे बात कर रहे थे, ठीक है।
दिस इज योर साउथ इक्वेटोरियल करंट एंड दिस इज योर ब्राज़ील करंट। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जैसे हमारे पास हिमालयाज़ की वजह से दो करंट्स हो जाते हैं ना, हमारे पास मॉनसून्स की दो तरह की टाइप्स आ जाती हैं, तो उसी तरीके से यहाँ पे ब्राज़ील के द्वारा साउथ इक्वेटोरियल करंट जो है वो इस तरफ चला जाता है, दो डिवाइड यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है। डिवाइड की वजह से आप देखोगे कि जो ब्राज़ील करंट है हमारे पास फॉर्म होता है, ठीक है। एंड इसके बाद ये कॉन्ट्रीब्यूट करता है सब ट्रॉपिकल गायर ऑफ साउथ अटलांटिक, ठीक है। एंड ये मॉडरेट करता है क्लाइमेट किसका, साउथ ईस्टर्न साउथ अमेरिका का, बट वीकर है दैन गल्फ स्ट्रीम। देन हम्बोल्ट कोड जो है इसको पेरू करंट का नाम से भी जाना जाता है, नॉर्थवर्ड फ्लोइंग है, वेस्ट कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका है, चिले पेरू के आसपास, कोल्ड न्यूट्रिएंट रिच वाटर्स को लेकर आता है सरफेस पे ड्यू टू अपस्पेलिंग, ठीक है। एंड सपोर्ट करता है वर्ल्ड की रिचेस्ट फिशिंग ग्राउंड्स एंड स्ट्रॉन्गली इन्फ्लुएंस करता है अटाकामा डेजर्ट की एरिडिटी को। अब इसको समझते हैं, हम्बोल्ट जो करंट है। अब यहाँ पर हमारे पास इंडीज माउंटेन्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो अब इससे क्या होगा, हम्बोल्ट पेरू करंट अगर आप देख रहे हो साउथ से नॉर्थवर्ड यहाँ पर ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। एंड टू बी प्रिसाइज अगर हम देखें तो अब इस वजह से क्या हो रहा है कि करंट जो है ये आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो अब जहाँ पे साउथ आपके पास एरिया है यहाँ पर, तो एक तो सबसे पहली बात कि जो अब कोल्ड करंट है इस वजह से, जो इंडीज़ की प्रेजेंस की वजह से हमारे पास जो फेस कर रहा है करंट वाली साइड, वहाँ पे बारिश होगी, दूसरी वाली साइड पे बारिश नहीं होगी, ठीक है। तो अब जो हमारा डेजर्ट लाइक एरिया है उसकी एरिडिटी को ये ऑब्वियसली बात है कंट्रीब्यूट कर रहा है। अगर यही करंट जो है समवॉट यहाँ से यहाँ जा रहा होता तो शायद हमारे पास जो डेजर्ट है वो एग्जिस्ट ही ना कर रहा होता। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, दूसरी चीज़ ये है हमारे पास ये जो इक्वेटोरियल काउंटर करंट है ना, यहाँ पर ये यहाँ से यहाँ ट्रैवल करता है, ठीक है। तो आपको ये नज़र आ रहा होगा, मैं एरो बना देती हूँ दोबारा, ये वाला जो करंट है, ठीक है। एंड यहाँ पे हम्बोल्ट पेरू करंट जो है ये आपस में मिलते हैं। तो जहाँ पे वार्म एंड कोल्ड करंट्स मिलते हैं वहाँ पे हमारे पास एक ऐसा जोन बन जाता है जो कि अब किसके लिए, मेजर फिशिंग साइट्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। जहाँ पर कोल्ड एंड वार्म करंट्स मिलते हैं वहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन जो है या इवन की प्लैंक्टन की प्रोडक्शन है वो बढ़ जाती है, ठीक है। फाइटोप्लैंक्टन या प्लैंक्टन की जो प्रोडक्शन है जब वो बढ़ती है तो फिशेस जो है वहाँ पर ज़्यादा अब आ जाती है, तो फिशिंग ग्राउंड्स के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये पेरू करंट या जिसको हम्बोल्ट करंट हम बोलते हैं इक्वली इंपॉर्टेंट है। देन कैलिफोर्निया करंट ऑब्वियसली कोल्ड करंट है। देन ईस्टर्न बाउंड्री नॉर्थ पैसिफिक ओशन का ये है एंड साउथवर्ड फ्लो करता है वेस्टर्न कोस्ट ऑफ यूएस से, कोल्ड न्यूट्रिएंट रिच वाटर को लेके आता है प्रोडक्टिव मेरीन इकोसिस्टम्स के लिए एंड कूलर क्लाइमेट्स कोस्टल कैलिफोर्निया के एज कंपेयर टू द इनलैंड एरियाज उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो अपवर्ड स्वेलिंग जोन है, सपोर्ट करता है मेजर फिशरीज को और इन्फ्लुएंस करता है फॉग की फॉर्मेशन को, ठीक है। सो दिस इज योर कैलिफोर्निया करंट। सिमिलर काइंड ऑफ चीज़ यहाँ पर नॉर्थ पैसिफिक करंट है एंड कैलिफोर्निया करंट है, ठीक है। तो उसी की वजह से आप देखोगे कि यहाँ पर भी हमारे पास जो ग्रेटर फिशिंग साइट्स है वो हो जाते हैं एंड ठंडी हवा है, ठीक है, ठंडी हवा इस वाले रीजन के आसपास एज कम्पेयर टू द बाकी रीजन के आसपास, ठीक है। तो इसी वजह से कोल्डर एरियाज एंड इवन फॉग की फॉर्मेशन भी होती है, ठीक है। सो करेक्ट आंसर हमारा क्या बनता है कि ऑप्शन नंबर 2 एंड 4 आर इनकरेक्ट, ठीक है। तो अब हमारे अकॉर्डिंगली इसका करेक्ट आंसर 1 एंड 2 जो है वो हमारा अलुगास, जिसको हम अगुलास करंट बोल रहे हैं, ब्राज़ील करंट बोल रहे हैं, वो हमारा करेक्ट आंसर बनता है। मतलब वो इनकरेक्ट क्यों है, क्योंकि वो कोल्ड करंट्स नहीं है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। देन यूपीपीसीएस का जो फाउंडेशन बैच है हमारे पास वो अवेलेबल है। इफ यू आर इंटरेस्टेड टू बी अ पार्ट ऑफ द स्लीपी फैमिली यू आर मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन। यहाँ पर आपकी एनसीईआरटी की कवरेज, यूपी के जीके की सिलेबस की कवरेज एंड कंप्लीट जो जीएस की कवरेज है फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस करवाई जाएगी। मॉक टेस्ट की अवेलेबिलिटी फॉर प्रीलिम्स एज वेल एज फॉर मेंस आपके लिए होंगे। पीवाईक्यूज आपके लिए पीडीएफ्स के फॉर्म में अरेंज कराए गए हैं फॉर प्रीलिम्स एज वेल एज फॉर मेंस एंड दिस इज इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ जनरल स्टडीज ओनली। एंड यहाँ पर मेंस के सब्जेक्ट वाइज आपके पास टेस्ट होंगे, प्रीलिम्स के भी टेस्ट होंगे, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज टेस्ट तो होंगे ही होंगे यहाँ पे आपके मेंस के, प्लस आपका जो पेपर पैटर्न है जैसे 6 जीएस के पेपर होते हैं वैसे ही आपका पेपर होगा एंड मॉडल आंसर्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। इवैल्यूएशन इसमें यहाँ पे काउंट नहीं हो रही। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ तो करंट अफेयर्स जो हैं आपको नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के दिए ही जा रहे हैं, प्लस स्टेट स्पेसिफिक जो करंट अफेयर्स है ना वो भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ऑल एट अ प्राइस ऑफ ₹19,999। तो कोई भी एक्टिव डिस्काउंट कूपन अगर आपके पास अवेलेबल है, अगर आप हमारी सेल्स टीम को कॉल करते हैं 1800-890-3043 तो वो भी आपको इसकी इन्फॉर्मेशन दे देंगे। या sleepy.class@gmail.com पे आप हमें ईमेल करके भी पूछ सकते हैं बैच की इंक्वायरी को लेकर। कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड टुडे। थैंक यू सो मच।